हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और मेरी उम्र 45 साल है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मुझे सच में सूरज जी की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप तक डर जाएंगे। मैं और मेरी पत्नी 6 महीने बाद ब्रेक लेके बाहर घूमने निकले थे। हम दोनों पेशे से एक डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल से छुट्टियां लिए हुए बहुत दिन हुए थे और सच में उस दिन मेरी पत्नी राधिका बहुत खुश थी। छुट्टियां बिताने के लिए मैंने खंडाला घाटी के एक गांव में पूरा फार्म हाउस बुक किया था, जहां सिर्फ मैं और मेरी पत्नी एक साथ वक्त बिता सकें और इस हसीन जिंदगी में कुछ खूबसूरत यादें बना सकें। हम मुंबई से शाम 4 बजे निकले थे। मुंबई से खंडाला हाईवे पर पुराने नगमे गुनगुनाते हुए दोनों बड़ी खुशी से फार्म हाउस पर छुट्टियों में क्या क्या करेंगे प्लान कर रहे थे। फार्म हाउस घाटी के नीचे वाले गांव में था, इसलिए हमें एक जंगल वाले इलाके से जाना पड़ा। फिर वह मोड़ आया जहां पे हमें हमारी जिंदगी की सबसे भयानक और रूह तक कपा देने वाली यादें मिलने वाली थीं। मोड़ पर मैंने पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी। वहां एक बोर्ड में लिखा हुआ था, कोठारी फार्म हाउस 25 किलोमीटर आगे है। वही थी हमारी मंजिल। मैंने राधिका को बोर्ड दिखाया तो वह बोली, ये क्या आलोक, तुमने कौन से जंगल में वेकेशन प्लान किया है? अभी और 25 किलोमीटर गाड़ी आगे चलानी होगी। मुझे तो सच में बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, सब्र रखो मेरी जान, फार्म हाउस तुम्हारे लिए कोई रेलवे स्टेशन के बाजू में नहीं बनाएगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे कि तभी हमें सामने से एक बीड़ी पीती हुई अधेड़ उम्र की औरत आती हुई दिखाई दी। वह हमारी तरफ ही देख रही थी और एक अजीब सी शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, मानो कि उसे जो चाहिए वह मिल गया हो। राधिका मजाक मजाक में बोली, अरे देखो आलोक, तुम्हारे पुणे वाली काकी कैसे बीड़ी पी रही है। तो मैंने कहा, मेरी नहीं, वह तुम्हारी काकी है, मुंबई वाली, जो चुपके चुपके घर के दरवाजे बंद करके सिगरेट पीती है। हम दोनों एक साथ बहुत तेजी से हंस पड़े। अब गाड़ी बहुत आगे आ चुकी थी कि तभी अचानक वह बीड़ी वाली औरत फिर दिखी। राधिका बोली, आलोक देखो, वह बीड़ी वाली औरत इतनी जल्दी हमारे आगे कैसे आ गई? तो मैं बोला कि अरे कोई दूसरी औरत होगी, और मैं गाड़ी आगे चलाता रहा। पर मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब तीसरी बार हम दोनों ने उसी औरत को सामने से आते देखा। मैंने तुरंत ब्रेक लगा के गाड़ी रोकी और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि हम उसी मोड़ पर थे जहां से शुरू किया था। गाड़ी उसी मोड़ पर ही खड़ी थी और जब हम उस औरत की तरफ मुड़े तो वो वहां नहीं थी। तो जमीन पर आधी जलती हुई बीड़ी किसने फेंकी, इतना देख राधिका तो भूत भूत कह के डर के मारे कांपने लगी। मुझे भी अचानक ठंड महसूस होने लगी। हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे तो मैंने महसूस किया कि कुछ मुसीबत आने वाली है और अभी यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि रात हो रही थी। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के पीछे की ओर भगाई, पर कहते हैं ना कि मुसीबत जब भी आती है तब जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। मैं तेजी से गाड़ी भगा रहा था और राधिका अभी भी सदमे में थी कि तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर निकला और बोनट खोल के चेक करने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल से मदद बुलानी चाहिए, पर ना तो मेरे मोबाइल में सिग्नल था और ना ही राधिका के। मैं मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा था कि कोई आदमी या कार मिल जाए। तब तक सूरज ढल चुका था और वहां पर लालटेन हाथ में लिए हुए एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपके पास मोबाइल है? मुझे कॉल करना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तो बाबा बोले, बेटा मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, पर मेरा घर यही पास में ही है, चाहो तो तुम वहां चल के मेरे लैंडलाइन में फ़ोन कर लो। मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर मैं और राधिका पैदल ही बाबा के पीछे पीछे चल दिए। झाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में कुछ 10 मिनट में हम उनके घर पहुंच गए। राधिका मेरे कान में धीरे से बोली, ये घर नहीं, कोई पुरानी हवेली जैसा लग रहा है आलोक। मैंने कहा, तुम्हें तो पसंद है ना पुराने घर और भूतों वाली कहानियां। अब ये लो, दोनों एक साथ मिल गए। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी तो मैं चुप हो गया।
बाबा ने घर का दरवाजा खोला और हम तीनों अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था तो बाबा बोले, अरे बेटा, लगता है लाइट चली गई। फोन सामने वाले कमरे में है, तुम वहां जाके थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही फोन चालू हो जाएगा, फिर तुम जिसको चाहो कॉल कर लेना। हमारे पास भी रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और राधिका उस कमरे में चले गए और फोन के पास बैठ के लाइट का इंतजार करने लगे। आधा घंटा हुआ पर लाइट अभी भी नहीं आई थी। मैंने राधिका के हैंडबैग में से छोटी सी टॉर्च लाइट निकाली और कमरे से बाहर निकल के बाबा को ढूंढने लगा। मैंने बाबा को आवाज दी पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। ऐसा सोच के मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त टॉर्च का फोकस दरवाजे के ऊपर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गया और तस्वीर देख के डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जोर से आवाज देके राधिका को बुलाया और उसे भी वह तस्वीर दिखाई। तस्वीर देख के उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो तस्वीर थी उस बूढ़े बाबा की जिसने हमें उस घर में लाया था। उस तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल का हार सूख चुका था, बस धागा और कुछ सूखे फूल बाकी थे और उस तस्वीर पर तारीख 23 साल पुरानी थी। उस बूढ़े बाबा को मर के 23 साल बीत चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे कि दरवाजा हमारे सामने एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने में पूरी ताकत लगा दी थी पर सब बेकार और हम उस भुतहा घर में कैद हो गए। राधिका मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी और डर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पर बुरा होना अभी और भी बाकी था। घर की सारी खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही थी, जैसे कि कोई उन्हें अपने हाथों से बंद कर रहा हो। वह खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो हमारे बदन से खून नहीं। और राधिका और मैं दरवाजे के पास थर-थर कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। हमारी टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी। शायद वहां जो कोई भी था वह भी टॉर्च खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सामने रखी कुर्सी अब धीरे धीरे हिल रही थी, मानो जैसे हम मूवी में देखते हों। थोड़ी ही देर में हमारी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में नरक का अंधेरा छा गया था। और फिर मुझे राधिका की चिल्लाने की आवाज आई। मैं काफी ज्यादा डर चुका था। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने पर्स में हनुमान जी की तस्वीर रखता हूँ। मैंने किसी तरह जल्दी जल्दी अपने पर्स को खोला और उसमें से हनुमान जी की फोटो निकालकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इसके बाद उस कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरने लगे, जैसा कि मूवीज में दिखाता है। भले ही आपको यकीन न हो, पर उस समय मुझे बिल्कुल हॉरर मूवीज जैसा याद आ रहा था। फिर उसके बाद ही मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरी बीवी दूसरी साइड बेहोश पड़ी थी। फिर मैंने उसको जगाया और हम दोनों उस घर से निकले और जल्दी जल्दी हम दोनों अपनी कार की तरफ भागे। लेकिन मैंने जब देखा कि हमारी कार तो बिल्कुल सही सलामत है और उसमें कुछ भी खराबी नहीं थी, तब मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और फिर हम अपने घर वापस आ गए और हमने कसम खा लिया कि हम कभी भी ऐसी खौफनाक और सुनसान जगह पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आज भी मेरी पत्नी और मैं उस खौफनाक रात की बात को याद करके सहम से जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी मुझे विवेक दुबे जी ने ईमेल करके भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उनके शब्दों में बताऊंगा। विवेक बेंगलोर में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है। 2016 में उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वह 2017 की दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश के एक पूरी तरह देहाती इलाके में वह रहता है, जहां बिजली के खंभे तो हैं, मगर गांव में बिजली बहुत कम आती है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वह छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब से आवाज से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों में से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास नजर घुमाई।
तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर से बाहर टहल रहा होगा, और उस रात बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली रोशनी में विवेक दूर से कुछ ठीक से देख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था। विवेक अपनी मच्छरदानी में जाकर फिर से सो गया, पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज से खुली, पर इस बार वह आवाज दूर से नहीं, कहीं नजदीक से आ रही थी। विवेक फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया, और उसे घर के आंगन में जो नजारा दिखा, उसे देखने के बाद विवेक के बदन में दौड़ रहा खून मानो डर से भर गया हो। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहां एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था। उसे देखकर विवेक नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वह साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे पर खड़ा था। विवेक उसके आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने जरा सा भी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वह साया कुछ ही पलों में हवा में ही गायब हो गया। वह क्या था, वह किस इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं, पर विवेक के कहने अनुसार उस साये का कोई चेहरा नहीं था, बस एक अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कुछ था। दोस्तों, वैसे तो सपना हर किसी को आता है, लेकिन सपने सच नहीं होते, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सपने कभी कभी सच हो जाते हैं। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सीमा, जो कि बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, उस रात वो घर में बिल्कुल अकेली थी और उसकी रूममेट्स आज घर में नहीं थी, लेकिन यह सब उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। तो आइए सुनते हैं उनके शब्दों में। उस समय रात के 12:02 हो रहे थे। यह लगातार तीसरा दिन था जब मैं वही सपना उसी समय पर देखी। एक झटके में ही मेरी नींद खुल गई। मेरे बाल पानी में पूरे भीगे हुए थे और नाइट सूट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, क्योंकि मेरा सपना ही कुछ ऐसा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं सपने में एक समुद्र में डूब रही थी। मेरे फेफड़ों में बहुत ही ठंडा काला पानी भर चुका था, और उसी समय मेरी अगली सांस पर मेरी आंख खुल गई और मेरी नज़र घड़ी पर गई तो उस समय 12:02 हो रहे थे। मैंने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। मैं उठी और बाथरूम में नहाने को चली गई, और मैंने वहां गहरी सांसें भरी। बाथरूम में अभी भी मैं अपने सपने के बारे में ही सोच रही थी। मैंने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मेरे पैरों के नीचे से सारा पानी जोर से आवाज के साथ नाली में चला गया। उसी पल मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा है। मैं जोर से चीखी और पलट के पीछे देखने लगी। तभी शावर से बहुत गर्म पानी गिरने लगा। गर्म पानी ने मेरी गर्दन, कंधे और हाथ को जला दिया था। दर्द और डर से मैं तुरंत बाथरूम से बाहर आ गई। रूम के सारे लाइट्स अभी भी जल रहे थे। मैंने खुद को सुखाने के लिए एक तौलिया उठाया। जब मैं तौलिए से अपने बॉडी को रब करने लगी, तब बुरी तरह से मेरे जले हुए कंधे और हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, और फिर मैं किसी तरह ड्रेस चेंज करके किचन में गई। मैं किचन में कॉटन और बर्निंग क्रीम खोज रही थी कि तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत बोली, यह लो, इसी को खोज रही थी ना? यह सब मेरे कारण हुआ है, यह मेरी गलती थी, मुझे इसके लिए बहुत खेद है, लेकिन मैं करती क्या? तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यह सब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उस बूढ़ी औरत ने अपने एक हाथ में एक कप कॉफी पकड़ रखा था और उसने बोला, ये लो बेटी, इसको पी लो, अभी तुमको जरूरत है। यह सब मेरे समझ के बिल्कुल बाहर था। मैं उस समय बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती। एक सपने में दिखना आसान है, लेकिन असलियत में सामने दिखने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। कंधे में बहुत ही तेज पेन और इस शौक ने मुझे गुस्सा दिला दिया।
मैंने टेंशन में कहा, ठीक है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन आप क्या चाहती हो मुझे कम से कम ये बता दो। तो बूढ़ी औरत ने कहा, यह वह नहीं है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम क्या चाहती हो वो तुम मुझे बताओ डियर। मैं गुस्से में बोली कि प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। तब बूढ़ी औरत ने कहा, यह एक अच्छा ऑप्शन है, पर मैं तुमको एक ऑप्शन देती हूँ क्योंकि तुम मरने वाली हो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं लड़खड़ाते हुए पूछी कि क्या ऑप्शन है। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज बंद हो गई हो। तब बूढ़ी औरत ने बोला, मेरे मरने का कारण तुम हो, क्या यह बात तुम्हें पता है? यह सुनकर मैं हैरान हो गई। तब मैंने उस बूढ़ी औरत से बोला कि मैं तो तुमको जानती तक नहीं और मैंने तुम्हें मार दिया, ये कैसे हो सकता है? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, रिलैक्स, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे कारण ही मरी हूँ। तब मैंने बोला, यह क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको कब मारा? यह सब झूठ है। तो फिर मैंने कहा, देखिए आप जो कोई भी हैं, प्लीज यहाँ से चली जाइए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला, क्या तुम्हें याद है लास्ट न्यू ईयर की रात तुम कहाँ थी? मैं आंसर देती हुई बोली, मैं तो एक शिप में थी, अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपने यह क्यों पूछा? तो इस पर बूढ़ी औरत ने बोला, उस रात मैं भी उसी शिप पर थी। मेरे बेटे ने भी मेरे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उस शिप में बुकिंग करा दिया था क्योंकि इस बार वह घर नहीं आ पा रहा था। मैं जस्ट तुम लोगों के पीछे रेलिंग के पास खड़ी तुम लोगों की बदमाशी देख रही थी। मैं उस समय बिल्कुल अकेली थी। फिर जैसे ही 12 बजे तुमने एक पटाखा जलाया और वह पटाखा गलती से रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया। वो पटाखा सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैं उससे बचने के लिए पीछे हटी और मेरा पैर फिसल गया और मैं डिसबैलेंस होकर शिप से नीचे गिर गई। गिरने के बाद मैंने पानी में से हेल्प के लिए बहुत आवाज लगाई, पर इतने शोरगुल में किसी को पता ही नहीं चला और धीरे धीरे वह पानी मेरे नाक और मेरे मुंह से होते हुए फेफड़े में चला गया और फिर डूबने से मेरी डेथ हो गई। आज भी मेरे बेटे को यह मालूम नहीं कि उसकी माँ कहाँ है। वह मुझे खोज रहा है। यदि तुम चाहती हो कि कल रात 12:02 मैं तुम्हें नहीं मारूं, तो यह सारी बातें तुम मेरे बेटे को बता दो। अब सब तुम्हारे हाथ में है डियर। और यह कहकर वो बूढ़ी औरत मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले उसे शिप कंपनी में फोन करके पूछा कि क्या कोई ओल्ड लेडी लास्ट न्यू ईयर से मिसिंग है क्या। तो उधर से उनका रिप्लाई यस में आया। फिर मैंने उनका एड्रेस और उनके बेटे का नंबर ले लिया और उनके बेटे को ये सारी बातें डिटेल में फोन करके बता दिया। उस रात के बाद फिर मैंने उस लेडी को कभी नहीं देखा। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक बहुत ही इमोशनल हॉरर स्टोरी है। यह स्केरी स्टोरी एक लड़के पे बेस है जो कि एक मैसेज के कारण अपना सब कुछ खो देता है। यह कहानी आप जरूर सुने, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यह सब फरवरी के महीने में 12वीं तारीख की रात को शुरू हुआ। उस दिन मेरे माँ पापा की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी की नाइट थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन था। बाहर थोड़ा ठंड और सुहावना मौसम था। मैं अपने घर से माँ पापा को एनिवर्सरी विश करने के लिए उनके घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। 25 साल की शादी आज के दिन को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बना रही थी। जाहिर है कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ओकेजन था, इसलिए मेरे मॉम डैड ने हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और हमारे लिए फेवरेट रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक किया था। क्योंकि यह एक छोटी सी पार्टी थी, फिर भी हमारे लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहन लिया। शाम के 6:12 हो रहे थे। मैं बस अपनी टाई लगा रहा था कि मेरे फ़ोन पर रिंग हुआ। एक टेक्स्ट मैसेज था। मैं टाई को बांधते हुए मैंने मैसेज चेक किया तो यह मेरी मॉम का मैसेज था। मैंने उस मैसेज को ओपन किया तो यह एक अजीब मैसेज था। मैसेज में बहुत सारे नंबर्स और लेटर्स थे और नंबर्स और लेटर्स के बीच में प्लीज़ हेल्प मी लिखा था। यह मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी था और इस मैसेज को पढ़कर मैं टेंशन में आ गया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, आर यू ओके मॉम?
तो मुझे तुरंत माँ के साइड से मैसेज आया, तो उसमें लिखा था, बेटा गलती से बटन दब गया था, इस कारण मैसेज चला गया। यह सब पढ़कर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया और फिर से रेडी होने लगा। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे फिर से एक मैसेज आया, इस बार डैड के नंबर से। मैंने मैसेज चेक किया और एक बार फिर से वही लेटर्स और नंबर्स के मिक्सचर के बीच में प्लीज़ हेल्प मी लिखा हुआ था। यह मुझे फिर से चिंतित कर दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि डैड मुझसे मजाक कर रहे हों, क्योंकि वो मेरे से हमेशा मजाक करते रहते हैं। फिर भी मैंने अपने आप को यकीन दिलाने के लिए उन्हें मैसेज सेंड कर दिया और उनका भी सेम रिप्लाई आया जो मॉम ने दिया था। अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरी सिस्टर के नंबर से मैसेज आया और यह मैसेज भी बिल्कुल सेम था। अब मैं समझ चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, लगता है ये सब मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं टेंशन में घर से तुरंत रेस्टोरेंट की तरफ भागा। रास्ते में ही मॉम डैड के मोबाइल पे फ़ोन किया, बट किसी ने रिसीव नहीं किया। फिर सिस्टर को कॉल किया, लेकिन वो भी रिसीव नहीं की। अब मैं गंभीर चिंता की स्थिति में था। मैं जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ पहुंचना चाहता था कि तभी रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने गाड़ी यू टर्न लेने के लिए कहा। तो मैंने ऑफिसर से पूछा कि सर क्या बात है। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सामने एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए रोड जाम हो गया है। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे डैड का कॉल आया। उनके कॉल को देखकर मेरे जान में जान आया, लेकिन उसी वक्त मेरे साथ जो हुआ वो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कॉल एक पुलिस ऑफिसर का था। उसने बताया कि द रेड चिली रेस्टोरेंट वाले रोड पर आपके पापा के कार का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। मैंने अपनी कार को तुरंत साइड में लगाया और उतरकर दौड़ते हुए एक्सीडेंट वाले जगह पर जाने लगा। मैं दूर से ही देख सकता था कि वह पापा की कार है। कार के परखचे उड़ गए थे। यह एक बड़ी एक्सीडेंट थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ना तो कार किसी से टकराई थी और ना ही इसमें कोई खरोच आई थी। तभी मैं कार के एकदम बगल में गया और अब मेरी आंखें भर आई थी। मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली की डेड बॉडी पड़ी थी। अब मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना मॉम, ना डैड और ना ही मेरी प्यारी सिस्टर। पुलिस ने मुझे बताया कि 6:11 पर यह कार चलते चलते अचानक ब्लास्ट कर गया और देखते ही देखते सब लोगों की मौत हो गई। यह वही समय था जब मुझे पहला मैसेज मेरी माँ के मोबाइल से आया था। दोस्तों, मेरा नाम विराज गोस्वामी है और मैं असम का रहने वाला हूँ। 2019 जनवरी में मेरा स्कूल बंद होने के बाद में मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मेरे चाचा चाची के साथ मैं शिमला गया था। हम लोगों ने 2 दिन शिमला को एक्सप्लोर किया। देन 3rd दिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग धर्मशाला जाएं। तो हम लोग 2:30 बजे धर्मशाला के लिए निकले, पर ट्रैफिक की वजह से हमको बहुत लेट हो गया। फिर रात के लगभग 8:30 बज रहे थे और बर्फ़ की वजह से आगे का रास्ता बंद हो गया था। तो हम लोगों ने वहीं रुकने का सोचा, पर आसपास में कोई होटल भी नहीं था। पूरा जंगली एरिया था और बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए हमें जल्दी एक जगह की ज़रूरत थी। पास ही में एक छोटा सा गांव था। हम लोग उसमें गए तो हम लोगों को वो गांव बड़ा सुनसान लगा, मतलब वहाँ कोई इंसान भी नहीं था। और तभी हम लोगों ने एक लड़के और एक बच्चे को देखा। हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग आज हमें अपने घर में रहने देंगे? तो उन लोगों ने बोला हाँ चलो। फिर हम सब उन लोगों के घर में गए और घर में जाके देखा तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ बिस्तर में चुपचाप बैठी थी और किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही थी। हम लोगों को बड़ा अजीब लगा उन सबका बिहेवियर देख के, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि बर्फ़ की वजह से बहुत ठंड थी। फिर उन लोगों ने हमें सोने के लिए कंबल वगैरह दिया। फिर तकरीबन आधी रात को मेरे पिताजी की आंख खुली और उन्होंने देखा कि उनके सामने वो लड़की बैठ के सिर्फ उनके तरफ ही देख रही थी। फिर मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ बेटी? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और अचानक गायब हो गई। ये देख के मेरे पिताजी चिल्लाने लगे और हम सब जग गए। फिर हम लोगों ने उठा और देखा कि उस घर में 6 लोगों ने फांसी लगाया हुआ है। उसे देख के सब डर गए और तब दरवाज़ा भी अचानक बंद हो गया और अचानक उस लड़की ने
मेरे अंकल के गले को भी पकड़ लिया और उन्हें मारने की कोशिश किया। फिर घर की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगी और मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर सारे सामान गिरने लगे। तभी अचानक मेरे सिर पर एक रॉड आके गिरा और मैं बेहोश हो गया। फिर मेरा परिवार धीरे धीरे डर के मारे बेहोश होने लगा और जब सुबह उठने के बाद हम गांव वालों से मिले और उनको बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, तो फिर उन लोगों ने बताया कि इस घर में एक परिवार रहता था जिन्होंने अचानक सुसाइड कर लिया और तब से शाम होने के बाद वहां पर उन सबकी आत्मा घूमती रहती है और गांव के बाहर फिर जल्दी कोई नहीं निकलता। फिर हम लोग जल्दी वहां से निकल गए और धर्मशाला जाना भी कैंसिल कर दिया और दूसरे दिन ही हम आसाम वापस आ गए। दोस्तों, यह कहानी मुझे सतीश सिंह ने कौसाम्बी से भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में बताऊंगा। यह घटना हाल की ही है जिस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये बात 2017 जून महीने की है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते के लिए जम्मू और कश्मीर की फैमिली ट्रिप पर गया था। पहले हमने कटरा जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए। फिर मेरे पिताजी ने भद्रवाह नामक एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हम पहले भी कश्मीर घूमने आए थे, इसलिए हम इस पर सहमत हो गए। हमने अगले ही दिन कटरा छोड़ दिया और हम सुबह 7 बजे से यात्रा करने लगे। हम शाम को लगभग 5 बजे भद्रवाह पहुंचे। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने मेरा मन मोह लिया था। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से साइट सीन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर हम नेचर लवर हैं तो हमें पादरी पास घूमने जाना चाहिए। यह जगह वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने पहले उस जगह को घूमने का फैसला किया। हम अगले दिन पादरी पास के लिए रवाना हुए। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत ही खतरनाक थीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कुछ टेंट देखा, जहाँ टूरिस्ट लोगों के लिए छोटा सा कैंटीन जैसा खोल रखा था। हमारे सामने बर्फ से ढका हुआ पहाड़ था। ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो मुझे वहीं रहने का मन कर रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र वहाँ एक कब्रिस्तान पर पड़ा, मुसलमानों का कब्रिस्तान, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। घाटी में एक खुले कब्रिस्तान ने मुझे हिला कर रख दिया, लेकिन मुझे वैसा कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन जगहों पर कब्रिस्तान होना स्वाभाविक है। हमने उस जगह पर खूब मौज मस्ती की, दोपहर का खाना खाया और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की। जब मैंने अजान की आवाज़ सुनी तो उस समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा होगा। वहाँ का हर मुसलमान अपनी प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक मौसम बदला और वहाँ के हवाओं में थोड़ी अजीब सी बदलाव आ गई। उसी क्षण हमने कुछ अजीब देखा। अचानक वहाँ कहीं से 100 से भी ज़्यादा कौवों का झुंड आ गया। किसी को कुछ पता नहीं था कि अचानक से कौवे का इतना बड़ा झुंड कहाँ से आ गया। वे कौवे कब्रिस्तान के ठीक ऊपर उड़ने लगे। उन्होंने आसमान में कब्रिस्तान के चारों ओर एक घेरा बना लिया। मैंने उस तस्वीर को क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी का फ़ोन उस समय खुद ब खुद स्विच ऑफ हो गया। हम अभी भी खड़े होकर इस खौफनाक दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही अजान समाप्त हुई, वे कौवे उड़ गए और जंगल में कहीं गायब हो गए और हमारा मोबाइल फ़ोन खुद से स्विच ऑन हो गया। यह एक बहुत ही अजीब और यकीन ना करने वाली घटना थी। वहाँ के स्थानीय लोग सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे, जैसे वहाँ कुछ हुआ भी ना हो। ऐसा महसूस हुआ कि वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। कुछ मिनटों के बाद मैंने एक स्थानीय से इसके बारे में पूछा, क्या यह हर बार होता है? तो उसने जो कहा, मुझे मुस्कुरा कर कहा कि प्रार्थना में शक्ति है सर। यह कब्रिस्तान मुस्लिमों का है और वे अपनी प्रार्थनाओं के प्रति वफादार हैं, इतना वफादार कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकती। हो सकता है कि उन्होंने इमोशन में आकर कुछ अधिक ही कह दिया हो, पर वास्तव में यह सच बात थी और मुझे उस समय एक अनोखी शक्ति महसूस हो रही थी। इसे एक डरावना अनुभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक विचित्र अनुभव तो जरूर कहेंगे, जिसने मुझे हिला कर रख दिया था।
दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें